हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रेप हाउस। और हम बात कर रहे थे कि मीनिंग और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फॉर्मलिस्टिक स्कूल और अब हम बात करने वाले थे सिंथेटिक स्कूल की। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम बस वो शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे, आप मुझे कोई भी फीडबैक देना चाहें, प्लीज़ कॉमेंट। ठीक है, आपके सारे डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। पर डाउट लिखने की चेष्टा तो आपको ही करनी है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लेने से समझ में नहीं आता है, मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको समझ में भी आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा है। ऑलराइट गाइस, नोट्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो कर लीजिएगा, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपको सोशियोलॉजी समझने में, किस तरीके से सोशियोलॉजी काम करती है, ऑपरेट करता है हमारा समाज। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड डू फॉलो माई चैनल, अगर सब्सक्राइब करिए, थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग प्लीज। तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी रेलिवेंट यहाँ पे। ओके, ये हमारा लेक्चर 4 है इस टॉपिक का। लेक्चर का नंबर है 1144, अ ब्यूटीफुल नंबर। ओके, और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत जल्दी खत्म होगा, ये वाला लेक्चर। क्योंकि खुशखबरी आप लोगों के लिए, हम लोगों ने जो हमारा पुराना टॉपिक था, पिछला टॉपिक था फॉर्मलिस्टिक स्कूल, उसमें हमने ऑलरेडी क्रिटिसिज्म पढ़ लिए हैं और इसमें हमने ऑलरेडी मेजर थिंकर्स यहाँ पे उसके पढ़ लिए थे फॉर्मलिस्टिक स्कूल के। इनका रोल जो है सिंथेटिक स्कूल में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में है फॉर्मलिस्टिक स्कूल के, वो यहाँ पे आ जाएंगे मेजर थिंकर्स में, और जो मेजर थिंकर्स वाले हैं वो उठ के आ जाएंगे क्रिटिसिज्म में। इधर से उधर चलेगा बस। पर मैं बस कुछ एक दो पॉइंट्स जो यहाँ इधर मिस है वहाँ पे कवर कर दूंगा, उससे ज़्यादा सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो हम बस वहाँ पे थोड़ा कवर करते चलेंगे। ठीक है जी। तो सिंथेटिक स्कूल की मैंने एक बात करी थी कि जिस तरह से फॉर्मलिस्टिक स्कूल एक माइक्रो व्यू लेके चलता है, एक नैरो व्यू लेके चलता है समाज का, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स की बात करता है, उसी जगह पे सिंथेटिक स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मैक्रो व्यू लेता है। ये अलग अलग चीज़ों को सोशियोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है कि हमने इकोनॉमी को भी जोड़ लिया, हमने पॉलिटी को भी जोड़ लिया, हम सोसाइटी को एज अ होल, एज अ बिग पिक्चर देख रहे हैं। हम सिर्फ इसी बात पर नहीं अटके हैं कि एक इंसान का काम जो है समाज के प्रति, सोशल फैक्ट के प्रति या सोशल इंस्टीट्यूशन के प्रति, वो जो कर रहा है, उस इंस्टीट्यूशन जो कर रहा है, एक लो लेवल पे, एक नैरो लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है। वो और भी चीज़ों को जो समाज में है, रूल मेकिंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, रिलीजन हो गया, इनको भी इम्पैक्ट करता है, इनमें भी बदलाव आता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ डायरेक्टली। अगर आप बोलो जैसे गे मैरिजेस है, जैसे ओके, गे मैरिजेस, अब आप बताइए, आर दे अलाउड इन इंडिया? इज गे मैरिज अलाउड इन इंडिया? वैसे तो हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो नहीं, कोई भी आदमी कर सकता है हाँ, पर क्या वो उस शादी को रजिस्टर करा सकता है? बिल्कुल नहीं। शादी रजिस्टर कराना है लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में। तो अब आपका सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ, जो कि मैरिज का सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ आपका एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ गया जिसमें लॉ मेकिंग आ जाएगी आपको। जब तक लॉ नहीं बनेगा ये शादियां रजिस्टर नहीं हो सकती। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक जो है, जैसे और कैसे केसेस देख लें, जैसे करप्शन के लिए, ठीक है, करप्शन के ऊपर जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा, अब करप्शन से इम्पैक्ट किसको हो रहा है? इकोनॉमी को हो रहा है, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे आपको हो रहा है। लेकिन जब तक एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा तब तक करप्शन नहीं रुकेगा। उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ गे मैरिज का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से करप्शन का भी एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि एज अ होल जब हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास और भी डायमेंशन खुलना चालू हो जाता है। और वही बात करता है आपका सिंथेटिक स्कूल। So synthetic school, also known as the macro school, argues that sociology should have a broad and comprehensive scope. It should study society as a whole, integrating insights from various social sciences to understand the complexity of social life. क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है वो सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से नहीं बनी है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसमें बहुत सारा, बहुत बड़ा जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वो आता है, और ये एक बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है। इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, रैशनलाइजेशन वाला पार्ट जो हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट होती है, हेल्थ केयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आदमी बिहेव कैसे करता है और उसका उसकी माता के साथ क्या रिलेशन था, हम सिर्फ इसको स्टडी करेंगे, या उसका उसके धर्म में क्या बखत है, या वो आपस में अपने पीयर्स के साथ कैसे बात करता है, आप सिर्फ इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते, आपको उसका इम्पैक्ट जो वाइड सोसाइटी में पड़ता है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। ये बात करता है आपका मैक्रो स्कूल।
द सिंथेटिक स्कूल आस्क हाउ कैन सोसाइटी बी अंडरस्टूड इफ इट्स पार्ट्स आर स्टडीड सेपरेटली। जब वो बोल रहा था आपका फॉर्मलिस्टिक स्कूल की लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं स्कोप को लिमिट ही कर दूंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे, समझूंगा कैसे कि सोसाइटी का इम्पैक्ट है क्या। सोशोलॉजी को वो बात समझ में नहीं आएगी ना कि कोई पर्टिकुलर सोशल चेंज अगर आ रहा है समाज में, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गे मैरिजेस का, अगर ये सोशल चेंज समाज में आ रहा है तो क्या ये सिर्फ समाज के लिए है या ये समाज में कुछ बदलाव लाएगा, और वो बदलाव का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे किस तरीके से पड़ेगा, या वो बदलाव का इम्पैक्ट आपके हेल्थ केयर के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, क्या हमें ये पता है? जब तक हम ये नहीं पता करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि समाज के ऊपर इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ओके, मेन फीचर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो ऊपर लिखा था फॉर्मुलिस्टिक स्कूल में उसका उल्टा है यहाँ पे। तो ये सोशियोलॉजी को एक पूरा अपनी इंटायरिटी में देखता है कि भाई एक पूरा होल है, ये इकोनॉमी पॉलिटी सब कुछ जुड़ा हुआ है, और ये एक होलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलता है। जैसा मैंने बोला ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उन्हीं चीजों को लेके चलता है। रिकॉग्नाइजिंग दैट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड। ये क्या और बोलता है? सोशियोलॉजी सिंथेसाइजेस एंड फाइंड द फाइंडिंग्स ऑफ अदर सोशल साइंसेस टू डेवलप अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। और भी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक की बात करें तो हम गरीबी को लेकर आ जाते हैं सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में। ये गरीबी को कैसे स्टडी करेंगे, तो एक इकोनॉमिकल फंडा भी हो गया। फिर हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, जो सोशल चेंज होते हैं आपके उनका, वो वाली चीजें नोटिस करते हैं। तो इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने लगता है ये साइंस को दूसरी जगहों से यहाँ पे। इट फोकसेस ऑन मैक्रो लेवल सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि दोनों के नाम किस तरीके से पढ़े, कि फॉर्मल और सिंथेटिक। फॉर्मल का मतलब होता है जो फॉर्म स्टडी करता है। कौन से फॉर्म स्टडी कर रहा है ये? इंटरैक्शंस के फॉर्म, किस तरीके से आदमी इंटरैक्ट करता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन दैट ही इज इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी। ओके, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से उस चीज़ों को समझता है, किस तरीके से एक नैरो सिचुएशन को हैंडल करता है, जैसे कास्ट डिस्प्यूट हो गया या कन्फ्लिक्ट हो गया, या कोऑपरेट करता है दूसरे लोगों के साथ, मिलता है उन लोगों से। ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, वो ये बात करता है, फॉर्म्स की बात करता है, इसलिए उसका नाम फॉर्मल स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का मतलब होता है ये सिंथेसाइज कर रहा है। इसमें सिंथेसिस है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जो मिल के इसको होल बनाती है। ये हम एक सोसाइटी को बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इंटरकनेक्टेडनेस दिखती है हमको इसमें, इंस्टीट्यूशंस की, स्ट्रक्चर्स की और प्रोसेसेस की, सब जुड़ जाते हैं, ना कि सिर्फ ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है। अब इसमें मेजर थिंकर्स और आपके क्रिटिक्स, ठीक है, क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी हम चर्चा करेंगे। इससे हम बहुत फास्ट चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या है, ताकि ब्रशअप हो जाए आपका। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा क्लियर है कि मैंने किस तरीके से कंपेयर किया है। ओके, जो नहीं होगा मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ऑगस्ट कॉम्ट, ये ऊपर नहीं था तो मैं यहाँ पे इनकी बात कर लेता हूँ। इन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस बोला है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज को इंटीग्रेट करती है, पहली चीज और मेन चीज यही है इस पॉइंट की, बिकॉज इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोशल साइंसेज टू स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली। वही बात करी, एग्जैक्टली वही बात है कि भाई ये पूरी सोसाइटी को एक साथ पढ़ती है, इसलिए एक क्वीन ऑफ साइंसेज है। अदरवाइज कोई क्वीन ऑफ साइंसेज बोलने का मतलब ही नहीं है उसको, सोशल साइंस को यानी सोशोलॉजी को। ये सोशोलॉजी को जो है डिवाइड करते हैं कॉम्ट दो चीजों में। सोशल स्टैटिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोशल ऑर्डर किस तरह मेंटेन रहेगा, समाज में क्या चीज है जो स्तब्ध है, रुकी हुई है। और दूसरी चीज है सोशल डायनामिक्स, किस तरह से बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव और चेंजेस आते जाते हैं। तो सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज, तो ये सोशल स्टैटिक हो गया, सोशल डायनामिक हो गया आपका। ये दोनों की इस तरीके से ये डिवाइड करते हैं सोशलॉजी, यानी सोशल सोसाइटी को बेसिकली, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक। एमिल दरखाइम हमने ऊपर पढ़ा था क्रिटिसिज्म में, यहाँ पे हम प्रो पढ़ेंगे। इनकी किताब है आपकी द रूल्स ऑफ सोशल लॉजिकल मेथड, ये हमने देखी ली थी, और द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, ये एक दूसरी किताब है, वो भी मेंशन है यहाँ पे क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट हम यहाँ देखेंगे। Argued that sociology should study social facts which exist independently and individuals and shape their behavior। जो आपका ये है कि भाई सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फैक्ट्स है, ठीक है, और जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंसान जब नहीं था तब भी थे, इंसान जब चला जाएगा तब भी रहेंगे। शादी का फंडा है,
आपके पैदा होने से पहले भी था, आपके मरने के बाद भी रहेगा। तो ये चीज़ें टिकी रहती हैं और ये चीज़ें समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी रखती हैं। और इसको जो है आप सिर्फ इंटरेक्शन के परव्यू से देखेंगे ही कैसे, जबकि ये ट्रांसेंड करती है एक ह्यूमन लाइफ को। तो इंडिविजुअल और सोशल इंटरेक्शन के हिसाब से हम देख ही नहीं सकते इसको। हमको इसे ऐसा स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा कि शादी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बाकी सामाजिक चीज़ों पे, जैसे कि आपकी इकोनॉमी हो गई, आपकी पॉलिटिक्स हो गई, जैसे गे मैरिज का मैंने एग्जांपल दिया ऊपर, जैसे मैंने करप्शन का एग्जांपल दिया। करप्शन था पहले भी, आज भी है, आगे भी रहेगा। फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, लोगों का इंटरेक्ट करने का तरीका चेंज हो जाएगा कि पहले भैया गाड़ी में आके दे देते थे, फिर टेबल के नीचे से देने लग गए, अब भैया किसी लड़के को फॉरेन में आपने एडमिशन दिलवा दिया, ये हो गया करप्शन करने का तरीका। फॉर्म बदल गया ना, लेकिन क्या करप्शन का सिस्टम चेंज हुआ? क्या वो सोशल फैक्ट चेंज हुआ? नहीं। तो वही बात ये कर रहे हैं इन्होंने, जो है सोशियोलॉजी को डिफाइन किया 3 ब्रांचेस में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ देख लेते हैं। जो मेथड वाली जो किताब है उसी में नोटिस था ये सब, इसलिए। तो एक है सोशल मॉर्फोलॉजी। क्या बताता है? स्टडीज द ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ सोसाइटी सच एज पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ से कनेक्ट करा हमने अब इसको? सोशियोलॉजी को किससे कनेक्ट करा इन्होंने? इन्होंने किया ज्योग्राफी से कनेक्ट। यहाँ पे ज्योग्राफी से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सोशल फिजियोलॉजी। स्टडीज मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए, इकोनॉमी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन आ गया। इन सब वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स से इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पे सोशल फिजियोलॉजी में। तीसरा आता है आपका जनरल सोशियोलॉजी। ये बात करता है जनरल सोशल लॉ जो है आपके, जैसे आपके नॉर्म्स हो गए, एथिक्स, जो कि समाज को चलाती हैं एक लो लेवल पे, कि हमें एथिकल रहना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसमें आ गया आपका जनरल सोशियोलॉजी में ये सब। इनमें से किस पॉइंट पे आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, कि एक आदमी किस तरीके से सोसाइटी में डील करता है चीज़ों को लेकर, सिर्फ उसकी बात हो रही है और उस चीज़ का इम्पैक्ट और कहीं नहीं हो पा रहा है? ना आपका इकोनॉमी में हो रहा है, ना आपके रिलीजन में हो रहा है, ना आपके लॉ में हो रहा है। हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एमिल दरखा हम यही बात कर रहे हैं कि आप पूरे सोशियोलॉजी को इन इट्स एंटायरिटी आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शंस के ऊपर ध्यान देता है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल फैक्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल प्रोसेसेस, इनकी भी बात करता ही है। ओके। एल.टी. हॉबहाउस, इनको भी हमने देख चुके थे हम ऊपर। ये क्या बोलते हैं? ये बताते हैं कि भैया एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। और जब हम बाकी चीज़ों से रिलेट करते हैं चीज़ों को, जब बाकी चीज़ों से इनकॉर्पोरेट करते हैं चीज़ों को, तभी हमें पता चलता है कि ये सोशियोलॉजी का जो एक पूरा दायरा है वो क्या है। He defined sociology as a science of social life and argued that it should provide a comprehensive understanding of society by correlating the findings of different social sciences. कंपेयर करिए कि इसका इधर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका उधर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी है क्या, हम ये सोसाइटी क्यों पढ़ रहे हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इनकी किताब। इन्होंने कहा कि भैया सोशल रिलेशनशिप को हमने को देखना चाहिए इन इट्स एंटायरिटी, तभी वो सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी कहलाएगा। एंटायरिटी मतलब आपको देखना है कि सोशल रिलेशनशिप का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, डाउरी का, दहेज प्रथा का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई किस तरह दहेज प्रथा जो है, क्या वो सिर्फ एक लड़की को, उसके परिवार को, या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को, क्या इससे इन्हीं को इम्पैक्ट करती है, या ये एज आपकी और भी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है कि भाई जिसने दहेज लिया उसके स्टेटस को इम्पैक्ट कर रही है कि भाई ये नाम गांव में रसूख बढ़ गया मेरा कि हमने को 2 करोड़ का दहेज मिला, फॉर्चूनर मिल गई, ये होता है। क्या इकोनॉमी पे किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि ये जो पूरा पैसा है, क्या ये लोन पे लिया था उन्होंने? तो इकोनॉमी पे भी किसी न किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये लीगल है या इलीगल है? इस तरीके से हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। मॉरिस गिन्सबर्ग यही कहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है पूरे समाज की, और वो चीज़ समाज में किस किस चीज़ों से रिलेटेड है, वो सारे डायमेंशंस खुलने चालू हो जाते हैं, तब हम उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को सोशियोलॉजी कहते हैं, उस स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ एम्फेसाइज करना चाहिए, ये जो है इनका व्यू, कि इन इट्स एंटायरिटी हम कैसे पढ़ेंगे, तो क्लासीफाई करना चाहिए सोशल रिलेशनशिप क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ना चाहिए हमें, और हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या कारण है जिससे सोशल स्टेबिलिटी और सोशल चेंज दोनों को कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, दोनों चीज़ें किस तरीके से बदलती भी हैं समाज में,
तो कोई चीज़ समाज में टिकी हुई भी कैसे रहती है, हमें दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वो ये बात करते हैं कि सोशियोलॉजी ये दोनों चीज़ें भी कवर करती है। प्रितिम सोरोकिन हम देख चुके हैं ये भी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सोशियोलॉजी एक जनरलाइजिंग साइंस है, ठीक है, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। इट आइडेंटिफाइज कॉमन प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स रादर देन स्टडीइंग आइसोलेटेड सोशल फिनोमेना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो है सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान नहीं देती, और बाकी जो है यानी सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ ये देखती है कि भाई हम चीज़ों को आइसोलेट तो नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक ही जगह पे फोकस तो नहीं कर रहे हैं कि भैया हमको सिर्फ ये देखना है, एक ही चीज़ देखनी है। अगर मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो यार मेरे को बस यही देखना है कि करप्शन क्या सिर्फ पावर डायनेमिक्स की वजह से हो रहा है, पर हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं देना, हमें ये भी देखना है कि इसका और जगह पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम इस सिचुएशन को आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, अब ये स्कूल के मेरिट्स देख लेते हैं हम थोड़े, सिंथेटिक स्कूल के। जो वहाँ पे हमारे ड्रॉबैक्स थे फॉर्मलिस्टिक स्कूल के, वो यहाँ पे इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी देता है, तो एक वाइड हो जाता है वैरायटी आपके पास थोड़ी। रिकॉग्नाइजेस इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, encourages interdisciplinary approach और टू सोशल एनालिसिस। एक सिर्फ सोशल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने के बजाय ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलता है, और भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है सोशोलॉजी में। जैसे और भी एग्जांपल जैसे कैसे दिए दूं मैं आपको, एमिल दरखाइम का जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, डिवीजन ऑफ लेबर लेकर आए, उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए। ओके, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या सिर्फ समाज में ये दिखा रहा है कि किस तरीके से काम बांटा जाता है, ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से लोग पैसा कमाता है, किस तरीके से इकोनॉमी चलती है, ये भी तो दिखाता है। उनके हिसाब से रूल्स कैसे बनते हैं, ये भी तो दिखाता है। डिसइंचेंटमेंट होता है, फिर आपका वो मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसमें आता है थोड़ा सा, यानी मोस्टली तो आपका फॉर्मलिस्टिक स्कूल में आएगा, पर कुछ कुछ एस्पेक्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर हम लाएंगे नहीं, हम अलग अलग ही सेपरेट रखेंगे, ज़्यादा बेटर है। क्यों कंफ्यूज करूँ मैं आपको भी। तो उसके बाद हम अगला देखते हैं कि बेटर एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज देन नैरोली स्पेशलाइज्ड अप्रोच। क्योंकि सोशल रियलिटी जो है, सामाजिक सच्चाई है, वो बहुत ही दृढ़ है, यानी रिजिड है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। तो जब हम इसे आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तब हम इसे बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि ये चीज़ इतनी सिंप्लीफाई नहीं की जा सकती। हो सकता है कि एक आदमी दहेज किसी को दे रहा हो तो अपनी खुशी से दे रहा हो, आई एग्री। अगर वो सिर्फ खुशी से दे रहा है और उसका वही फंडा है, तो हम इसे जो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल के रूप में देख सकते हैं। पर अगर इसके बहुत सारे अप्रोच है, किसी को मजबूरी में देना पड़ रहा है, या कोई है जो अपना रसूख दिखाने के लिए दे रहा है कि मैं तो दे सकता हूँ, अलग अलग चीजें हैं। जब हम उनको सब एक साथ देखेंगे कि अलग अलग किस तरीके से सोशल रियलिटी जो है वो हर जगह अलग तरीके की है, तब हम समझेंगे कि अच्छा, इसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, हम इसे स्टेटस एंड पावर से रिलेट कर सकते हैं। रसूख दिखा रहे हैं, प्रेस्टीज दिखाना चाह रहे हैं, तो कि देखो मेरे यहाँ की शादी कितनी बड़ी है। आपने अभी जो बिलियनर वेडिंग्स वगैरह होती हैं वो देखी ही होंगी, किस तरीके से लोग पैसा फेंकते हैं, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ शादियों में। एक आम आदमी खर्च नहीं कर सकता, तो वो दिखा रहे कि हम ये पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात है। तो उन्होंने अपनी जो क्लास है, एक इंस्टीट्यूशन को, मैरिज को अपनी दूसरे इंस्टीट्यूशन क्लास के साथ जोड़ दिया। ये हमको यहाँ देखने को मिला। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम ये पूरा एक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ पाएंगे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है इसका, सोशल इम्पैक्ट क्या है, दोनों चीजें पढ़ पाएंगे हम। कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो ये पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। ये इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, वही रहेगा जो ऊपर मिला हमें। जो वहां पे जो प्रोस थे, कहाँ पे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल में, वो यहाँ पे कॉन्स हो जाएंगे, तो यहाँ क्रिटिसिज्म में आ जाएंगे। तो जॉर्ज सिमन जो कि फादर हैं आपके फॉर्मलिस्टिक स्कूल के, वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आ गए। वो बोलते हैं कि इससे क्या होगा, स्कोप जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब हम सारी चीजें इंकॉर्पोरेट करने लगेंगे तो बहुत फैल जाएगा रायता। ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ सोशोलॉजी का काम है सोसाइटी को डिफाइन करना, सोशल एस्पेक्ट को डिफाइन करना, वो नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे, ये कह रहे हैं। Argue that an excessively broad scope will dilute sociology's distinct identity, making it difficult to differentiate it from other social sciences. Okay, मैक्स वेबर का भी हमने देखा था इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। वो बोलते हैं मीनिंगफुल सोशल एक्शन देखना चाहिए हमें। लेकिन अगर मैं मीनिंगफुल सोशल एक्शन देखूंगा सिर्फ कि एक बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है, तो मैं ये थोड़ी देख पाऊंगा कि उस चीज का, बच्चे के स्कूल जाने का बाद में जाके समाज के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या बच्चा बड़ा होके भाई पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करेगा, नेता बनेगा, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा।
या वो कैसा वोट बैंक बनेगा, मैं ये थोड़ी बता पाऊंगा। He believed that sociology should primarily study meaningful social action rather than attempting to explain every aspect of society. सिर्फ और सिर्फ ये बोलते कि सोशल एक्शन के ऊपर ध्यान दो, किस तरीके से हो रहा है, और वही सोशियोलॉजी है, वही स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ना कि हमें ये बताना है कि भाई इसका इम्पैक्ट समाज की बाकी और चीज़ों पे कैसे हो रहा है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, इस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। लियोपोल्ड वन बॉस ये कहते हैं सिस्टम ऑफ जनरल सोशियोलॉजी में कि भाई बहुत ब्रॉड जो है सिंथेटिक स्कूल का जो अप्रोच है ये गलत है, पूरी तरह गलत है, क्योंकि यार किसी भी साइंस का पहला फंडा है कि भाई वो प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें। जब उसमें प्रिसीजन आएगा, जब एक अप्रोच डेवलप होगी, तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे, वो ये बोलता है। और अगर आप इनकॉर्पोरेट ही करने लग गए इकोनॉमी से और पॉलिटिक्स से और अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर से या वर्क से, ये सब चीज़ों से अगर आप चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने लग गए अगर आप सोशियोलॉजी के अंदर, तो ये तो डाइल्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर जो मेन बेस है सोशियोलॉजी का वो बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया वो तो प्रिसीजन जब तक नहीं रहेगा आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में और आपके मैटर में कि आप किस चीज, सब्जेक्ट मैटर में जब जो आप किस चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, तब तक आप जो है सोशियोलॉजी को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये कहते हैं आपके लियोपोल्ड वोल्वेस। Synthetic school succeeded in presenting sociology as a comprehensive science, but its critics argued that an excessively broad scope makes it difficult to distinguish sociology from other social sciences. वही बात है जो ऊपर बोली कि भाई इन्होंने ये तो बता दिया सिंथेटिक स्कूल ने कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस होना चाहिए, हम बहुत सारे आयाम पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी, जो अगर हम सिंथेटिक स्कूल से पढ़ेंगे तो, उसके अप्रोच से पढ़ेंगे तो, लेकिन इससे ये भी तो हो रहा है कि डाइल्यूट हो रही है सोशियोलॉजी किसी तरीके से ये हो रहा है कि भाई मैं सोशियोलॉजी को अब बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं सोशियोलॉजिकली सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, एक डिफरेंशिएटिंग आइडेंटिटी खत्म हो गई फॉर्मलिस्टिक स्कूल ने जो किया, सॉरी यानी सिंथेटिक स्कूल ने जो किया। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है वो खत्म कर देता है सिंथेटिक स्कूल। हर चीज को अगर आप अंदर डालने की कोशिश करोगे सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी क्या बचेगी, डाइल्यूट हो जाएगी वो, ये बात कर। ओके, अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। कंपैरिजन है ये फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल का। अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर देखा है, आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो पिछला लेक्चर देख लेना आप, उससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है। बस एक बहुत छोटा सा टेबल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें अब आगे क्या है मैं बस उतना बता देता हूँ कि एंथनी गिडिंस जो है ये इनका एक हम पढ़ लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, बस इतना पढ़ लेते हैं हम, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे। ओके, तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल का हमने देख लिया क्या होता है। हमें नैरो व्यू रखना है, हमें लिमिटेड रहना है सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप से। फॉर्मलिस्टिक सिंथेटिक स्कूल का हमने देख लिया कि हमें एग्री करना है कि भाई सोशोलॉजी का इम्पैक्ट समाज में पूरी तरीके से कैसे होता है, हमें समाज को उसकी इंटायरिटी में देखना है, पूरी तरीके से देखना है कि समाज कैसा दिखाई देता है, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी सोशल चेंज का, आपका पॉलिटिक्स पे क्या पड़ता है, रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें देखनी है हमको। ये सारी जब हम चीजें देखेंगे तो इससे हमें क्या मिलता है कि कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में आज के टाइम पे ये होता है कि हम दोनों चीजों से थोड़ा थोड़ा चीजें पिक करते हैं। हम ना पूरी तरीके से एक नैरो हो जाते हैं, ना हम पूरी तरीके से वाइड व्यू में चले जाते हैं। हम बाद में देखेंगे मिडिल रेंज थ्योरीज के बारे में, एमआरटी पढ़ेंगे जब हम, तो हम देखेंगे कि हम बीच में चल रहे हैं। रॉबर्ट मर्टन कहते हैं मिडिल रेंज थ्योरी में कि भैया बीच में चलो, दोनों चीजों को पकड़ के चलो, मध्यम मार्ग, ठीक है। आपको इंटरेक्शन भी देखना है कुछ लेवल पे, आपको कुछ लेवल पे बड़ा इम्पैक्ट भी देखना है सोशियोलॉजी का में, यानी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोनों चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। Debate between the formalistic and synthetic school is no longer viewed as a contradiction but as a complementary perspective. अब हम ये नहीं देख रहे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम बोल रहे कि हमको दोनों आइडिया दे दो, हम दोनों से एग्री कर लेंगे। Contemporary sociology integrates micro level interactions with macro level structures, making the discipline both specialized and comprehensive. Specialized भी हो गया ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल की वजह से, हमने छोटी छोटी चीजें भी देख ली, और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया कि हमने बड़ी चीजों में भी इम्पैक्ट देख लिया इसका। अब हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं। कंटेम्प्रेरी आज के टाइम में जो सोशियोलॉजी चलती है
उसमें हम यही देखते हैं। आज के टाइम के सबसे बड़े कंटेम्प्रेरी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके, वो है एंथनी गिडेंस। उन्होंने क्या बोला, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। इनकी किताब है सोशियोलॉजी, एंथनी गिडेंस की भी। ये क्या कहते हैं, ये आर्ग्यूज दैट सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर, देयरबाय कंबाइनिंग बोथ माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल का डिफरेंस आया और आपने ये कोट नहीं किया, तो आपने क्या कोट किया, मतलब ये है मेरे कहने का मतलब। ये इतना इंपॉर्टेंट एक कोट है, इसको आप रट्टा मार लेंगे इसका बिल्कुल, ओके। कि जो आपका डायनामिक रिलेशनशिप है, जो दो लोग आपस में किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं वो, और सामाजिक स्ट्रक्चर के अगर हम उसमें देखें, एक एक सोशल सिस्टम में क्या कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सब जैसे सिस्टम बदलता जा रहा है उसमें कैसे इंटरेक्शन होता जा रहा है। जब हम ये नोटिस करना चालू कर रहे हैं तो हमको जो है एक पूरा एक बड़ा बिग पिक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में सोशियोलॉजी और समाज काम कैसे करता है। हम किस तरीके से समाज को एज अ होल भी पढ़ सकते हैं, और हम उसे एक छोटे लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मलिस्टिक स्कूल आस्क व्हाट मेक्स सोशियोलॉजी यूनिक, एंड सिंथेटिक स्कूल जो है वो ये पूछता है कि सोशियोलॉजी जो है वो होल कैसे होगी, यूनिक क्या बनाता है सोशियोलॉजी को, और सोशियोलॉजी को कंप्लीट क्या बनाता है। अब अब शायद तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इनके डिफरेंस की वजह से। यूनिक क्या चीज है जो उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। सोशियोलॉजी को क्या चीज यूनिक बनाती है, हिस्ट्री ये चीज नहीं कवर कर सकता, इकोनॉमी नहीं कवर कर सकता, पॉलिटिक्स ये चीज कवर नहीं कर सकता, ये चीज सोशियोलॉजी को यूनिक बनाती है। ये अलग हो गया, ये सब्जेक्ट मैटर उसका कि ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है। प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर जो इम्पैक्ट करते हैं एक वाइडर स्केल पे बाकी चीज़ों को, जैसे कि हो गई आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये सब चीज़ों को जो चीज़ इम्पैक्ट करती है, ये सारी चीज़ें, ये जब हम इनकी पढ़ाई करते हैं और इनको जोड़ते हैं और इनका इम्पैक्ट देखते हैं साथ में इनके, तब हमारी सोशियोलॉजी कंप्रिहेंसिव बनती है, कंप्लीट होती है, और हम दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे यहाँ पे। ये कहते हैं एंथनी गिडेंस। और आज के टाइम में जो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी है वो इसी बेसिस पे चलती है। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ये लेक्चर खत्म होने के साथ साथ अब मुझे होप है, अब जो हमारा यहाँ से आगे शुरू होगा, ये आपका सोशियोलॉजी का बेस बना दिया मैंने। अभी तक हमने जो जो पढ़ा यहाँ तक स्कोप तक, ये आपका सोशियोलॉजी का बेस है। ये आगे जो है ये इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स है, इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। जो डिफाइन करना था मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके थोड़े पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, ये आपको इंट्रोडक्शन देगा जो आप आगे पढ़ेंगे, आगे की यूनिट्स में पढ़ते जाएंगे, तो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उसका यहाँ पे। तो ये ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। जो एक्सप्लेन वाला पार्ट था वो मेजरली मैंने यहाँ डन कर दिया। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने सोशियोलॉजी नहीं करा, और ये जो इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी ये बनाने के लिए बेस के, यहाँ से ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन अगर डालते हैं किसी बिल्डिंग के बनाने में, अगर आप कॉलम बना रहे हैं तो फाउंडेशन डालना पड़ता है, तो ये फाउंडेशन का जो बेस है वो है ये, ठीक है। ये बन गया, अब इसके ऊपर इमारत बनना है, यानी आपका पिलर खड़ा होना चालू होगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या, वो बनी कैसे, जो इमरजेंस और मैंने स्कोप में जो ध्यान दिया है, वो पहले का भी जो पार्ट है सोशल चेंज, वो भी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इमरजेंस वाला जो पार्ट था वो, और ये सोशल चेंज वाला पार्ट, ये स्कोप वाला पार्ट, ये आपको डिफाइन करता है कि सोशियोलॉजी होती क्या है, करती क्या है, और कैसे करती है। कैसे का तो हम देखेंगे, अभी रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा है क्या और करती क्या है। ये चीजें आपको कवर कर दी है मैंने, और यही एस्पेक्ट है, यही डिफ्रेंशिएट करता है कि क्या आप सोशियोलॉजी समझ सकते हैं और नहीं समझ सकते। तो अगर आपको ये चीज कवर हो गई है तो आप बहुत आसानी से अब आगे हम बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। अब मुझे आपको ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरे को हर पॉइंट आपको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा। अब आप इसके बाद क्लियरली समझने चालू कर देंगे धीरे 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 धीरे, और थिंकर्स तक आते आते आप बहुत अच्छे से ग्रास्प करने लगेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें समझने की, ये नए वर्ड्स होते हैं, नई इंटरेक्शन होता है, चीज़ों को देखने का तरीका अलग होता है, तो आदमी थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहता है। और वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, सोशियोलॉजी में कुछ भी नहीं आता था मुझे ठीक है। अगर आपको भी समझ में आ रहा तो आप वैसे मुझसे तो अच्छे ही हैं, मैं तो ये बताऊंगा आपको, ओके। और होपफुली आपका निकल भी जाएगा पेपर अगर आप मुझसे अच्छे हैं तो
जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप आ ही जाती हैं चीज़ें, तो मेरे को इसलिए धीरे-धीरे आ गई, और कुछ कारण नहीं था, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ इसमें। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऑनेस्टली आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ओके इन दैट। और हम आपको मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे होता है, स्कोप का, जो सोशियोलॉजी का स्कोप है उसको कैसे इवॉल्व होता है। जब हम स्कोप का इवोल्यूशन होगा तभी पर्सपेक्टिव्स खुल के निकलेंगे कि पर्सपेक्टिव्स क्या है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं छोटा सा, कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है, वो क्या है? वो सोशियोलॉजी या सोशल इंटरेक्शन का इम्पैक्ट देख रहा है इकोनॉमी पे बेसिकली। और वो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से एक बदलाव कहाँ आया? उसकी वजह से बदलाव आया पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेसी से कम्युनिज्म की कम्युनिज्म की तरफ चली गई सरकारें। जब हम इस तरीके से इसको देखेंगे चीजों को, तब हम समझेंगे कि अच्छा इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये जो स्कोप है, इमरजेंस, इमरजेंस के बाद स्कोप, और स्कोप के आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रंक है पूरा, ये आपका इमरजेंस था, यहाँ से शुरू होता है आपका सोशियोलॉजी। ये आपका स्कोप है, ट्रंक जो है इसका। और ये यहाँ पे ऊपर जो अगर जैसे पेड़ों की जो शाखाएं रहती है, आपकी ब्रांचेस हैं, ये आपके पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये पेड़ों की जो शाखाएं रहेंगी, ये पर्सपेक्टिव्स है आपके। तो ये जो स्कोप है, इससे पर्सपेक्टिव्स निकल रहे हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग स्कूल्स देखे हमने, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। हर चीज़ का व्यू पॉइंट बहुत अलग है, और ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें, आराम से समझेंगे हम इन द अपकमिंग lectures, and I'll see you guys in the next lecture. I'm done with अभी this वाला lecture, it's all done. अब अगले वाले में इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम, स्कोप क्या, जो सोशियोलॉजी का स्कोप है उसका। ओके, एंड till then take care, bye bye, and I will see you in the next one.